आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। आज हम आपको दो खूबसूरत तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली पहाड़ों से आई है, जहां बर्फबारी से नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। वहां पहुंच रहे सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं और वैसे इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैदानी इलाकों में भी अब ठंड बढ़ने लगी है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्की बारिश भी हो रही है। दूसरी तस्वीर है राजधानी दिल्ली की, जहां शुरू हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जहां इस बार रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। करीब 75,000 वर्ग मीटर से बड़े क्षेत्रफल में मेले का आयोजन किया गया है। देश के कई राज्यों और दुनिया के कई देशों के ट्रेडर्स और स्टार्टअप कंपनियां इसमें शामिल हो रही हैं। दोनों ही खूबसूरत तस्वीरें और खबरें आज हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम शुरुआत करेंगे मौसम की खबर से। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड लगातार बर्फबारी और हल्की बारिश वहां पर हो रही है, जिस वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। बर्फबारी का मजा उठाने के लिए पर्यटक भी बड़ी संख्या में इन इलाकों का रुख कर रहे हैं, लेकिन मैदानी राज्यों में अभी फिलहाल सुबह और शाम की हल्की ठंड ही महसूस हो रही है। वहीं दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बेमौसम बारिश से आम जनजीवन पर इसका असर पड़ा है। आखिर मौसम के इस रुख का ये बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है, बताएंगे हम आपको इसकी वजह भी, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें। देश के ये 3 पहाड़ी राज्य और तीनों ही जगह हो रही बर्फबारी ने इन राज्यों की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। आसमान से रुई के फाहों की तरह गिर रही बर्फ ने ऊंचे पहाड़ों, पेड़ों, सड़कों और मकानों सबको ढक दिया है। हर ओर सिर्फ और सिर्फ बर्फ की ही सफेद चादर नजर आ रही है। ये तस्वीरें कश्मीर के अलग अलग इलाकों की हैं, चाहे गुलमर्ग हो या फिर रामबन, डोडा हो या फिर द्रास। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर से आई बर्फबारी की ये तस्वीरें एक नजर में ही किसी का मन मोह ले। लगातार हो रही इस बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते आम जनजीवन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। बर्फ से बंद हो चुकी सड़कों को खोलने के लिए प्रशासन की टीमें लगातार काम पर लगी हुई हैं, जो बर्फ हटाने वाली मशीनों की मदद से बंद रास्तों को खोलने में जुटी हैं। बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो इससे खूबसूरती और भी बढ़ जाती है बर्फ की वजह से, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे जो गुरेज का रास्ता जो है 6 महीने के लिए बंद रहता है। मंडीपुरा और गुरेज का जो रास्ता है वो फिर से बंद हो गया है, क्योंकि अभी जो कल आज रात को जो बर्फबारी पड़ी 1 या 1.5 फुट ज्यादा बर्फबारी पड़ी। अभी क्या है कि जो यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो यहाँ से जो गलियों कोचों और जो यहाँ पे रास्ते हैं उनको अभी मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने सुबह काम लगा दिया गया था। हालांकि इन सब के बीच कश्मीर की इस खूबसूरती का दीदार करने के लिए सैलानी भी बड़ी संख्या में घाटी पहुंच रहे हैं। तस्वीरें लेह से आई हैं। वहां देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे सैलानी बर्फबारी के साथ मौसम का मजा ले रहे हैं। हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, हमें बहुत अच्छा लगा। हम तो बार बार आएंगे यहाँ पे। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। हमने सबने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे आकर। बच्चों ने, हमने, मम्मा ने, हम सब मेरे बर्थडे के लिए आए थे हम स्पेशल। हम चाहते थे कि हम बर्फ देख पाए। दिख रहा है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल वेदर। एक तरफ कश्मीर है जहां बर्फबारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू में हल्की बारिश और सर्द हवाओं का असर भी दिखने लगा है। सुबह सुबह रोजमर्रा के कामकाज के लिए घरों से निकले लोगों ने ठंड का एहसास किया। जम्मू कश्मीर में सर्दियों ने अपनी दस्तक दे दी है। चाहे जम्मू संभाग हो या कश्मीर घाटी हो, दोनों क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट आई है और शीतलहर की शुरुआत हो चुकी है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में हिमपात भी हुआ है, जिसके कारण सामान्य जो जनजीवन है उस पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा है। जहां तक जम्मू संभाग की बात है तो यहां पर भी रुक रुक कर वर्षा हो रही है और ठंड काफी ज्यादा है। ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके कारण लोग जो है सर्दी से ठिठुर रहे हैं और सर्दियों की एक तरह से हम माने तो यहां पर भी शुरुआत हो चुकी है। उधर हिमाचल प्रदेश के भी ऊंचाई वाले इलाकों में, जैसे लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, मंडी, तमाम इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं, जहां लगातार बर्फबारी के चलते हर तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई है। चाहे सड़कें हों या फिर मकानों की छत, इस बर्फबारी ने हर चीज को अपनी जद में ले लिया है।
कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें मंडी से भी सामने आई हैं। वहां सुबह सुबह हुई ताजा बर्फबारी से तमाम पहाड़, पेड़ पौधे, मकान, रास्ते सब जगह बर्फ ही जम गई। इसी बर्फबारी के बीच कुछ बच्चे बर्फीले रास्तों को पार कर स्कूल जाते हुए भी नजर आए। जानकारी के मुताबिक इस बर्फबारी के चलते राज्य की 128 सड़कें बंद करनी पड़ी हैं। हम 2 दिन पहले आए थे, तब वेदर एकदम क्लियर था, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि स्नोफॉल होगा। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, स्नोफॉल हो रहा है। तो ये फर्स्ट बार मैं मनाली आया हूँ, फर्स्ट बार ऐसा। अभी तक तो मैं मूवी में ही देखा था, वीडियो में ही देखा था, लेकिन ये फर्स्ट बार आज मैं देखा हूँ। बहुत मजा आ रहा है। कल रात को हम आए थे इधर, तो सुबह से ही बारिश और स्नोफॉल शुरू हो गई, और अभी तो देख रहे हैं बहुत ही स्नोफॉल हो रहा है। हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही जगहों पर बर्फबारी से चट्टानें ढक गई हैं। बद्रीनाथ के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे और ऐसे में वहां दर्शन करने पहुंच रहे लोगों के चेहरे इस बर्फबारी को देखकर खिल उठे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में इसी तरह बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है, जबकि राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। श्रीनगर से अशरफ आनी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ी राज्यों में इस बर्फबारी के बाद अब हम आपको नवंबर के इस महीने में दक्षिण भारत में मौसम का एक अलग ही रंग दिखाते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है। इस बेमौसम बारिश से चेन्नई के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या खड़ी हो गई है और सबसे ज्यादा खराब हालात तो शहर के निचले इलाकों के हैं, जहां पर लोग घुटनों तक पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। कहीं शहर की सड़कों पर नाव चलने की नौबत तक आ गई है, तो कहीं पंपों के जरिए पानी को निकाला जा रहा है। जल भराव के इस संकट से जूझ रहे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तमाम सरकारी एजेंसियां युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में भी सुबह सुबह जोरदार बारिश हुई। इस बारिश के चलते कहीं अंडरपास में पानी भर गया, तो कहीं गाड़ियां ही बंद हो गई। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप अंदाजा इस मौसम का लगा सकते हैं कि दक्षिण के लोगों के लिए इस वक्त ये मौसम कितनी बड़ी मुसीबत बनकर आया है। तो देश में एक तरफ बर्फबारी, दूसरी तरफ बेमौसम बारिश। आखिर मौसम का ये मिजाज क्यों बिगड़ा हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी तेजश्री पुरंदरे ने मौसम वैज्ञानिक R.K. जन्मनी से बात की। देश में अलग अलग जगहों पर मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर बर्फबारी हो रही है तो कहीं पर बरसात हो रही है। आने वाले समय में किस तरह का मौसम रहेगा, कैसे हवाओं का रुख बदलेगा, इस पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ वैज्ञानिक R.K. जन्मनी जी। जन्मनी साहब, ये बताइए सबसे पहले कि जिस तरह से देश अलग अलग मौसम इस वक्त देख रहा है, तो दिल्ली NCR की यदि हम स्पेसिफिकली बात करें तो किस तरह से यहाँ पर ठंड पड़ सकती है या फिर किस तरह से ठंड आना शुरू होगी, कब से? नहीं, देखिए दिल्ली NCR का जो तापमान है वो तो अभी इतना कम नहीं होगा। अभी वही 15 डिग्री और मैक्सिमम जो है 30 डिग्री उसी के आसपास फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों में निकल रहा है। तो जैसे प्रीवियस वाला 9 से जो 9-10 तारीख था, तो कुछ कई जगह पर बूंदाबांदी हुआ था, पंजाब, हरियाणा, इवन पूर्व राजस्थान में, ये तो निकल गया। तो नॉर्मली जब एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकलता है तापमान थोड़ा फॉल होता है, तो तापमान फॉल हुआ है। लेकिन 19-20 में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है वो थोड़ा एक्टिव है, यानी दिल्ली में रेन कम चांस है, बट पंजाब, हरियाणा, पूर्व राजस्थान में 19-20 में रेन का चांस है। और तापमान में मैं जैसे बताया कि ज्यादा नवंबर में मतलब ठंड महसूस नहीं होता। दिसंबर से जो होना शुरू होता है 10 दिसंबर से रूटीन है। तो ये तो है उत्तर भारत का। और जैसे बिल्कुल बताया, जो मेजर सिस्टम है हमारा वो कम दबाव का क्षेत्र जो है ना, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया अभी है हमारा जो दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर, ये देख रहे हैं ना कितना क्लाउड है। तो ये जो है ये बना हुआ है और ये तमिलनाडु और पौंडीचेरी के साइड में आ रहा है। तो इसके वजह से काल रात से हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हो रहा है, चाहे आप जैसे करालू में हो या अप टू साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश। तो ये रेन बेल्ट रायलसीमा, ये सब हम लोग और इस रेनफॉल का असर और कहां तक किस वही है जो दक्षिण का जो हिस्सा है एक्सट्रीम, जैसे मैंने बताया तमिलनाडु है, उसके साथ साथ दक्षिणी का जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है और जो रायलसीमा का और थोड़ा बहुत केरला, तो मेनली तमिलनाडु है। 4 डिस्ट्रिक्ट जो है सेंट्रल तमिलनाडु का जो डिस्ट्रिक्ट सब है, हम लोग उसको रेड भी दे रहे हैं वार्निंग, क्योंकि ये जगह में बहुत बारिश हो रहा है आज।
और बात करते हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की। आज से राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हो चुकी है। आज से 27 नवंबर तक ये व्यापार मेला चलेगा और देश से 2000 कारोबारी और उद्यमी इस मेले में शामिल हो रहे हैं। इस बार की थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। और गुड न्यूज ये भी है कि इस बार के ट्रेड फेयर में आजादी के अमृत महोत्सव की झलक भी देखने को मिलने वाली है। इस साल क्या है ट्रेड फेयर के लिए खास इंतजाम, ये देखिए पहले। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर देश का सबसे बड़ा व्यापार मेला। पूरे देश को साल भर से इस व्यापार मेले का इंतजार था। ये इंतजार अब खत्म हो गया है। देश का विश्व प्रसिद्ध व्यापार मेला राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल बाद एक बार फिर से इस व्यापार मेले में रौनक लौटने वाली है, जिसे लेकर आयोजकों के साथ साथ आम लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ट्रेड फेयर 2022 अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भव्य ट्रेड फेयर होने जा रहा है। इस साल के ट्रेड फेयर में आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिलेगी और इस मेले का थीम है वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। ये थीम इतनी अच्छी और मजबूत थीम है कि इससे कलाकारों के आर्थिक जीवन पे बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और उनके जो प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी वो एक ग्लोबली अच्छी बढ़ रही है डिमांड, और उनको एक आमदनी के भी अच्छे स्रोत मिल रहे हैं। सर, ये सारे जो पार्ट्स ऑटोमोबाइल के यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं, क्या इनकी खास बात है? किस तरह से भारत में बनाए जा रहे हैं? कुछ पार्ट जो हैं वो पहले इंपोर्ट होते थे और ऑटो इंडस्ट्री की हेल्प के लिए हमारे IGTR औरंगाबाद ने ये सारे पार्ट डेवलप किए हैं इन हाउस यहाँ पर। तो ये हमारा एक अलग से अचीवमेंट है, बढ़िया। तो ये ऑटो इंडस्ट्री का, जैसे ये मारुति के लिए पार्ट है हमारा जो जी, ये इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है जो इसके ऊपर लगता है। ये पहले इंपोर्ट होता था बाहर से, अभी ये यहाँ पर ही बनता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 27 तारीख तक चलेगा। शुरुआत के 5 दिन बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए रखे गए हैं, जबकि 19 नवंबर से ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। एंट्री का समय रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा और मेले में सुबह 10 से शाम 7:30 बजे तक लोग घूम सकेंगे। वहीं मेले के आखिरी दिन यानी कि 27 नवंबर को दर्शकों को मेले में दोपहर 2 बजे तक ही एंट्री मिल पाएगी। आप ये इस वक्त जो बना रहे हैं, इसकी सबसे खास बात क्या है? क्या इसे पूरी तरह से हाथों से ही बनाया जाता है? हाँ, पूर्ण तरीके से हाथों से ही बनाया जाता है और इसको हाथों से ही फिट करा जाता है। प्रक्रिया बता सकते हैं? ये जो है, जो हम जैसे कि जो स्टोन है, ये तो जयपुर से ले आते हैं, अलग अलग कंट्री से आते हैं और उसको फिर लाके नहीं ढेले होते हैं बड़े बड़े, उनको कटवाते हैं, कटवा के नहीं फिर इसका जो फूल पत्ती बनाते हैं। अच्छा, तो ये जो उकेरा गया है इस पर, ये आपने अपने हाथों से उकेरा? हाँ, अपने हाथों से ही बनाया है। क्या बना रहे हैं? मैं ये अभी डिब्बी तैयार कर रहा हूँ। क्या खास बात है इसकी? ये गुलाबी मीनाकारी डिब्बी है, तो ये काफी इसकी खूबसूरती जो है यही इसकी खासियत है। अच्छा, तो इसे अभी आप जो बना रहे हैं, आप अपने हाथों से बना रहे हैं? जी, मैं इसे कैसे बनती? ये जैसे ये प्लेन डिब्बी होती है, फिर इसको इनग्रेविंग से हाथ से इसकी पूरी डिजाइनिंग होती है, पूरी इसकी डिजाइनिंग होती है पूरी हाथ से। फिर इसके बाद ये मीना है, दिस इज मीना। इसको क्रश करके पाउडर फॉर्म में लाते हैं ऐसे, फिर पाउडर के साथ मतलब इसको फिल करके हीट करते हैं तो ये पूरी मेल्ट हो जाती है। फिर इसके बाद जो इसकी गुलाबी ये पेंटिंग है, जो गुलाबी नाम पड़ा है, वो गुलाबी इस पेंटिंग के वजह ये सोने के भस्म से बनती है। ट्रेड फेयर देखने आने वालों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। खास तौर पर वो लोग जो दिल्ली के बाहर या फिर देश के अलग अलग हिस्सों से इस मेले को देखने के लिए आते हैं, उनके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ट्रेड फेयर में एंट्री के लिए 2 गेट तय किए गए हैं। पहला एंट्री गेट नंबर 10 है, जो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नजदीक है, जबकि भैरव मार्ग के नजदीक मौजूद गेट नंबर 4 को दूसरा एंट्री गेट बनाया गया है। वहीं अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रेड फेयर देखने आ रहे हैं तो भैरव मार्ग पर बनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का इंतजाम भी किया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम है।
ट्रैफिक पुलिस के मद्देनजर शुरुआती दिनों में रोज करीब 40 से 50 हजार लोग ट्रेड फेयर देखने आ सकते हैं और अंतिम दिनों में खासकर वीकेंड्स पर यह आंकड़ा 1 लाख के पार भी जा सकता है। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि अगर वो ट्रेड फेयर में नहीं जा पा रहे हैं तो प्रगति मैदान के आसपास से गुजरने से बचें और संभव हो तो इस दौरान मेट्रो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल किया जाए। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज किया गया है, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा के नजरिए से काफी चाक चौबंद रखी गई है। दिल्ली पुलिस ने पार्किंग की जगह को लेकर भी कुछ बदलाव किया है। मथुरा रोड और भैरव मार्ग पर पार्किंग की इजाजत नहीं दी गई है। शेरशाह रोड, पुराना किला रोड, भगवान दास रोड और तिलक नगर पर भी पार्किंग की इजाजत नहीं दी गई है। पार्किंग की इजाजत जो है वो सिर्फ और सिर्फ भैरव रोड, चिड़ियाघर और भगवान दास रोड पर ही मिलने वाली है। जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है और साथ ही साथ सभी के लिए पासेस जारी किए गए हैं। यदि आपके पास पासेस नहीं है तो पासेस के बिना यहाँ पर अनुमति अंदर जाने की नहीं है। पासेस के अलावा यहाँ पर आपको आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाना पड़ेगा और पासेस के जरिए एक स्कैनर सिस्टम लगाया गया है। उस स्कैनर के सिस्टम के जरिए आपको अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर बात यही है कि 14 से लेकर जब तक ये पूरा फेस्टिवल चलने वाला है तब तक यहाँ पर, यानी 14 से लेकर 27 तारीख तक पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम इसी तरह से रहने वाले हैं। 41वां व्यापार मेला देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ के बीच आयोजित किया गया है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आजादी के अमृत महोत्सव की झलक भी देखने को मिलने वाली है। दिल्ली से तेजश्री पुरुंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर साल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लाखों लोगों के पहुंचने का आंकड़ा पार हो जाता है। व्यापार मेले की रौनक इतनी खास होती है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग भी इस मेले का हिस्सा बनते हैं। इस साल 41वें ट्रेड फेयर का आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि 1979 के बाद यानी कि 40 साल बाद पहली बार इस व्यापार मेला परिसर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा रखा गया है। करीब 75,000 वर्ग मीटर से बड़े क्षेत्र में मेले का आयोजन किया गया है, जिससे इस साल मेले में देश के कई राज्यों और दुनिया के कई देशों के ट्रेडर्स और स्टार्टअप कंपनियों को शामिल होने का मौका मिल रहा है। व्यापार मेले का आयोजन करने वाले वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और वो क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएं कि वाणिज्य मंत्रालय की इकाई इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी बताया है कि इस साल व्यापार मेले में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र भागीदार राज्य है, यानी कि पार्टनर स्टेट्स हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्य हैं। वहीं विदेशी भागीदारी की बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन सहित 12 देशों से ट्रेडर्स यहां पर पहुंच रहे हैं। व्यापार मेले में जाने के लिए लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए टिकट के भी खास इंतजाम किए हैं। ज्यादातर लोग दिल्ली मेट्रो स्टेशन से भी टिकट ले सकते हैं। मेट्रो लाइन के काउंटर्स जो होते हैं वहां पर भी आप टिकट ले सकते हैं। ये टिकट काउंटर कौन कौन से हैं ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि ट्रेड फेयर में एंट्री का किराया कितना है। यानी आप जिस मेले में घूमने के लिए जा रहे हैं उसके लिए आपको अपनी जेब कितनी ढीली करनी होगी। तो बता दें कि ट्रेड फेयर जाने के लिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ही पहली बात तो आपको टिकट मिलेंगे। हफ्ते के 5 दिन यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक युवाओं के लिए इसके टिकट की कीमत 80 रुपए है। बच्चों के लिए 40 रुपए टिकट रखा गया है। वीकेंड के दिन वयस्कों को 150 रुपए और बच्चों के लिए 60 रुपए का टिकट रखा गया है। अब ये तो हुई किराए की बात। अब आपको ये भी बता दें कि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं और ट्रेड फेयर पर मेट्रो स्टेशन की भीड़ से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर के एंट्री गेट नंबर 4 और 10 यानी कि दोनों गेट हैं जो एंट्री के लिए है। इसके अलावा व्यापार मेले के लिए दिल्ली मेट्रो की भी सभी लाइनों पर टिकट काउंटर्स पर लगाए गए हैं जहां से आप टिकट ले सकते हैं। इस बार दिल्ली मेट्रो के 67 मेट्रो स्टेशन पर ट्रेड फेयर के टिकट मिल जाएंगे जहां से आप अपने टिकट ले सकते हैं। रेड लाइन के शहीद भगत सिंह बस अड्डा, मोहन नगर, दिलशाद गार्डन, शाहदरा, सीलमपुर, इंद्रलोक स्टेशन पर टिकट उपलब्ध होंगे। जबकि अगर आप येलो लाइन से आ रहे हैं तो फिर आप समयपुर बादली, जहांगीरपुरी, आजादपुर, विश्वविद्यालय, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, आईने,
साकेत और हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से ट्रेड फेयर के टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग नोएडा से आ रहे हैं वो ब्लू लाइन के यात्री होंगे और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सेक्टर 52 नोएडा, नोएडा सिटी सेंटर, नोएडा सेक्टर 15 से भी टिकट ले सकते हैं। और जो ब्लू लाइन के यात्री दिल्ली से आ रहे हैं वो अक्षरधाम, इंद्रप्रस्थ, मंडी हाउस, बाराखंबा, वैशाली, आनंद विहार, आईएसबीटी, कड़कड़डुमा, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के काउंटर से टिकट ले सकते हैं। ग्रीन लाइन से आ रहे लोग पंजाबी बाग, पीरागढ़ी, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन से टिकट ले सकते हैं। जबकि वॉलेट लाइन से आने वाले लोग कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, आईटीओ, लाजपत नगर, कालकाजी मंदिर, गोविंदपुरी, बदरपुर बॉर्डर से अपना टिकट ले सकते हैं। पिंक लाइन से यात्रा करने वाले यात्री मजलिस पार्क, सरोशी नगर, मयूर विहार 1 से टिकट ले सकते हैं। जबकि मेजेंटा लाइन वाले लोग जनकपुरी पश्चिम, पालम, मुनीरका, हौज खास और बोटानिकल गार्डन से टिकट ले सकते हैं। 19 नवंबर से ये आम लोगों के लिए भी खुल जाएगा और तभी आप टिकट लेकर एंट्री कर सकते हैं। वहीं इस बार के ट्रेड फेयर की एक और खास बात है, वो भी आपको बता दें कि इस बार मेले में ज्यादातर स्टैंड्स की कमान महिलाओं के हाथों में है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि देश की बेटियां ट्रेड फेयर में कैसे अपना परचम लहरा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के अलावा एक और खास बात है महिला सशक्तिकरण की। पूरे मेले में कुल मिलाकर लगभग 250 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें से 151 स्टॉल्स महिलाओं के हैं। महिलाओं की भागीदारी पर ज्यादा जोर दिया गया है और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जिन महिलाओं ने यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हैं, जिन महिलाओं ने अपनी भागीदारी आगे बढ़कर दिखाई है, उनको मुफ्त में यहाँ पर स्टॉल्स लगाने के लिए, प्रदर्शनी लगाने के लिए, लेने के लिए मौका मिला है। आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम गीता रौतेला है, मैं दिल्ली से ही हूँ। तो हमें यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की तरफ से फ्री में स्टॉल मिला है एमएसएमई की तरफ से। हम उनका धन्यवाद करते रहे हैं कि सरकार का, कि महिलाओं के लिए उन्होंने जो स्कीम करी है, जो महिलाएं अपने हैंडमेड चीजें घर पे बनाती थी, जो सेल आउट नहीं कर पाती है, हमारी संस्था है जन विकास शक्ति फाउंडेशन, उनके द्वारा हम मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हमारे को कोई पैसा और चार्जेस उन्होंने नहीं लिया। कहाँ से आई हैं? मैं झारखंड, रांची। अच्छा, तो महिलाओं के द्वारा यहाँ पर स्टॉल्स ज्यादा लगाए गए हैं इस बार। तो आप भी चूंकि एक महिला हैं, तो किस तरह से क्या महसूस हो रहा है आपको कि महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण है ये? साल में ये लगाती हूँ, यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स और अच्छा ये सब चीज बहुत यहाँ पर पसंद करते हैं यहाँ के लोग। कॉमन स्टॉल इस बार महिलाओं के हाँ, हाँ। मेरा 2011 में एक बार सिलेक्शन हुआ था, फिर उसके बाद मेरा 2012 में हुआ। महिलाओं की भागीदारी को लेकर आपका क्या कहना है इस बार के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। उतना सरकार इतना कर रही तो इसके लिए तो हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए तो अच्छा ही है ना। मेरा हैंड एम्ब्रॉयडरी का सारा आइटम्स है, बेडशीट है, सोफा कवर्स वगैरह, सूट साड़ी है, बैग्स है, और ये सारी आपने? हाँ, ये सारी मशीन से एम्ब्रॉयडरी है, बट ऑल ओवर और जितने सारे हैंडमेड है। तो देखिए, इस पूरे स्टॉल में जैसा हमने बताया आपको कि सबसे खास बात यह है कि महिलाओं की भागीदारी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। और जैसे इन्होंने बताया कि किस तरह से एक महिलाओं के लिए, उनके लिए उन्हें यहाँ पर आकर आइडेंटिटी मिल रही है, एक पहचान मिल रही है, और कैसे वो अपने आप को यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर भी स्थापित कर रही हैं, ये भी इसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में आपको देखने को मिल रहा है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। बात सम्मेलन की, जिसकी कल से शुरुआत होने जा रही है, और इस सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले बाली में प्रधानमंत्री का वहां के पारंपरिक तरीके से जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इस सम्मेलन में वैश्विक विकास और पर्यावरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये G20 सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा। बाली में हो रहे इस समिट के लिए अमेरिका और चीन समेत कई देशों के प्रमुख वहां पहले ही पहुंच चुके हैं। वैसे ये G20 सम्मेलन भारत के लिए काफी खास होने वाला है। ऐसा क्या होगा वहां और कैसे उत्साहित है भारतीय समुदाय के लोग? बाली में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए क्या हो रही हैं तैयारियां, ये बताएंगे आपको आगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मिशन इंडोनेशिया पर प्रधानमंत्री मोदी। भारत को मिलेगी G20 की कमान।
दुनिया फिर देखेगी हिंदुस्तान का दम। अगले 2 दिनों तक इंडोनेशिया के बाली में दुनिया के बड़े देशों के नेता जुटेंगे। वजह है G20 समिट, जहां भारत छाने को तैयार है। इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों समेत दुनिया के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। इन नेताओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी भी वहां हिस्सा लेंगे। यही नहीं, वो न सिर्फ इस G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे, बल्कि दुनिया को आगे ले जाने का नया मंत्र भी देंगे। Prime Minister Shri Narendra Modi will be attending the 17th G20 summit meeting being hosted in Indonesia by Indonesia on 15-16 November in Bali. The summit is likely to be attended, as is the tradition, by the leaders of G20 member countries, guest countries and international organizations. पीएम मोदी के इस इंडोनेशिया दौरे के काफी मायने हैं। असल में भारत 1 दिसंबर से G20 का अगला अध्यक्ष होगा। यही नहीं, अगले साल भारत G20 सम्मेलन की नई दिल्ली में मेजबानी भी करेगा। अपने इसी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी सभी सदस्य देशों को भारत आने का न्योता भी देंगे। क्या हमारे वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के जो हमारी थीम है, किस तरह हम सारी दुनिया के लिए आगे ऐसे निष्कर्ष निकालेंगे, कुछ इस तरह के सॉल्यूशंस निकालेंगे, कोलैबोरेटिव पैराडाइम्स को पैदा करेंगे जिससे दुनिया का लाभ हो। क्योंकि भारत हमेशा एक तरह से सारी दुनिया के बारे में सोच कर आगे चलता है जब अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाता है। तो मैं समझता हूँ कि भारत के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया को ये भी पता लगेगा कि भारत किस तरह से दुनिया में एक मेजर पावर का पॉजिटिव रोल अदा कर सकता है। G20 के 17वें शिखर सम्मेलन की अहमियत काफी मानी जा रही है। इस समिट के दौरान दुनिया भर के नेता कई मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया कि वो वैश्विक अर्थव्यवस्था, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन पर अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह की रूस और यूक्रेन के जो युद्ध हुआ है, इसके ऊपर जो भारत ने अपनी एक सैद्धांतिक कूटनीति का परिचय दिया है, प्रिंसिपल बेस्ड, वैल्यू बेस्ड सिस्टम्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, फॉरेन पॉलिसी को दुनिया में पीस को लाने की कोशिश की है, तो किस तरह भारत की तरफ से देखेंगे भी कि कैसे भारत इस जो शांति किस तरह की बरकरार कर पाए, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। तो ये एक भारत और प्रधानमंत्री मोदी दोनों के लिए ही एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक बड़ा मौका भी है, अपॉर्चुनिटी है दुनिया को दिखाने के लिए कि किस तरह से सबके भले के लिए एक देश और एक पावर ताकत जो है दुनिया की भारत जैसी आगे बढ़ा सकती है। इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी करीब 10 देशों के नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इन्हीं नेताओं में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी होंगे। सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी प्रधानमंत्री मोदी से पहली मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के लिए बाली पहुंचेंगे, जिनके साइडलाइंस पे कई सारे द्विपक्षीय वार्तालाप होने वाले हैं। सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी जी से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा देखना होगा कि क्या शी जिनपिंग और मोदी के बीच बातचीत हो सकती है या नहीं। संभावना कम नजर आ रही है। ये भी देखना होगा कि क्या राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे या नहीं। इस साल रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर पर काफी असर डाला है, लिहाजा इस सम्मेलन में इस जंग का जिक्र भी हो सकता है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसमें हिस्सा नहीं ले रहे, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ऑनलाइन इसमें शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी बाली पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। G20 संगठन का अगला अध्यक्ष भारत होगा और इसकी अगली बैठक अगले साल सितंबर में दिल्ली में होनी है। इस नजरिए से भी प्रधानमंत्री का दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में 3 सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इन तीनों सत्रों में दुनिया के दूसरे बड़े नेताओं के साथ हिस्सा लेंगे।
दुनिया के बड़े देशों से सीधा मतलब ये है कि बाइडेन, जिनपिंग और इमैनुअल मैक्रो, यानी कि इस सम्मेलन की अहमियत काफी ज्यादा है। वैसे बाली में जब ये समिट खत्म हुआ तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपेंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत 1 दिसंबर से इसका अध्यक्ष माना जाएगा, यानी करीब 2 हफ्ते बाद भारत G20 का अध्यक्ष कहलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन से पहले ही साफ कर दिया है कि भारत की G20 अध्यक्षता वासुदेव कुटुंबकम यानी कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम पर आधारित होगी। अब हम आपको बताते हैं कि G20 की स्थापना कब हुई थी। तो इसके लिए आपको 23 साल पीछे चलना होगा। साल था 1999 जब G20 की नींव रखी गई। इसमें 19 देश शामिल थे। इनमें भारत था, अमेरिका था, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और ब्रिटेन बतौर सदस्य के तौर पर शामिल थे। अब आप समझ रहे होंगे कि नाम G20 है तो जाहिर सी बात है कि इसमें 19 देश क्यों हैं। असल में इसमें 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपियन यूनियन की एंट्री हुई है, यानी कि यूरोपियन यूनियन में जो भी देश हैं वो भी G20 में सदस्य माने जाते हैं। शुरुआत में G20 का मकसद आर्थिक चुनौतियों पर फोकस रहा है, लेकिन अब ये दुनिया की ताजा हर समस्या पर चर्चा करते हैं। मसलन पर्यावरण, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे इसमें शामिल होते हैं। अब तक इसके 16 सम्मेलन हो चुके हैं। इस बार बाली में जो समिट हो रहा है वो 17वां समिट है। भारत को G20 की कमान सौंपने का मतलब है अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों का नेतृत्व करना। यूक्रेन युद्ध के बीच जब रूस किसी देश की नहीं सुन रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से बात की थी। नाटो के सदस्य देशों को रूस हमेशा से हड़काता रहा है। एक वजह वैसे ये भी है कि जिससे अमेरिका और ब्रिटेन का सीधा रूस से 36 का आंकड़ा माना जाता है। लेकिन भारत का दोस्त रूस भी है और अमेरिका भी है, और पिछले दिनों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। इसीलिए जब भी यूक्रेन युद्ध जैसा कोई भी संकट आता है तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भारत की तरफ अक्सर उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं, और उम्मीद यह है कि ऐसे युद्ध के बीच भारत संकट मोचक बने। वो दूसरे पक्ष जैसे कि रूस से कोई बात कर विवाद को सुलझाने की कोशिश करे। अब जब G20 की कमान भी भारत संभालेगा तो दुनिया के इन देशों को उम्मीद होगी कि भारत उनकी अर्थव्यवस्था को भी पार लगाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन अभी फिलहाल काफी आर्थिक संकट के बीच घिरे हुए हैं। यूक्रेन की मदद करने के चक्कर में वो अपना काफी नुकसान कर चुके हैं। ब्रिटेन में तो सत्ता बार बार खिसकती जा रही है। तो कुल मिलाकर दुनिया की नजर इस समय प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक नीति पर ही है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी वासुदेव कुटुंबकम पर ही जोर दिया है। G20 सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। We are so excited to meet Shri Narendra Modi ji tomorrow. हमारे देश की आन सम्मान हमारे प्रधानमंत्री गर्व से बाली आ रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं उनको विजिट को लेके। हम कल यहाँ पे सब उनका स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। वो इनका दूसरा विजिट है। पहले लास्ट टाइम वो जकार्ता आए थे, तब भी हमें ये सम्मान मिला था, और ये सम्मान दोबारा पाके हम बहुत खुश हैं। हम लोग सब जकार्ता से इधर आए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने। हम 2 दिन से इधर आए हुए हैं। पता है आज रात को आने वाले हैं, फिर भी 2 दिन से आए हैं बिकॉज वी ऑल सो एक्साइटेड एंड कल का वेट कर रहे हैं। एंड वी विल एंजॉय हिज विजिट एंड विल बी इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन जकार्ता एंड इंडोनेशिया। हम गर्व से बहुत गर्व फील कर रहे हैं कि मोदी जी यहाँ पे आके विजिट कर रहे हैं बाली जैसे जगह पे। I'm so excited. You can understand I'm fumbling because I'm so excited to perform in front of him or in front of the Indian community here. डायबिटीज डे 14 नवंबर की तारीख को विश्व मधुमेह दिवस के तौर पर मनाने की वजह उस अज्ञानता को दूर करना है जिसकी वजह से भारत समेत दुनिया भर में लाखों लोगों पर डायबिटीज की जद में आने का खतरा मंडरा रहा है। ज्यादातर लोगों को उसके लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी ही नहीं होती, और यही वजह है कि इस साल वर्ल्ड डायबिटीज डे की थीम एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन रखा गया है। डायबिटीज से पीड़ित होने की सबसे बड़ी वजह है खराब लाइफस्टाइल, यानी अपनी पसंद का तला भुना खाना पीना, फिजिकली कम एक्टिव होना और देर तक सोना, सुबह देर से उठना।
लाइफस्टाइल चेंज करने से बहुत चीजें बदल सकती हैं। ऐसे ही लोगों को जागरूक बनाने के लिए वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। शुरुआत 1991 में हुई थी। 31 साल से हर साल इंसुलिन के खोजकर्ता डॉक्टर फ्रेडरिक बैटन की जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डायबिटीज जागरूकता अभियान है। वर्ल्ड डायबिटीज डे को 160 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में 40 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। हर साल डायबिटीज के कारण दुनिया में करीब 40 लाख मरीजों की मौत होती है। पिछले कुछ साल से भारत में भी डायबिटीज रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है और उसी का नतीजा है कि भारत में डायबिटीज से पीड़ित भारतीयों की संख्या 7 करोड़ 70 लाख से ज्यादा हो गई है। इसमें 1 करोड़ 20 लाख लोग से ज्यादा लोगों की उम्र 65 साल से भी कम है। ऐसा माना जाता है कि साल 2045 तक ये आंकड़ा 2 करोड़ 70 लाख तक पहुंच सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि भारत में हर 11 लोगों में से एक शख्स डायबिटीज का मरीज है। पिछले 3 दशक यानी कि 30 साल की अगर बात की जाए तो डायबिटीज से जूझ रहे मरीजों की संख्या में 15 गुना इजाफा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में 2,50,000 से ज्यादा लोगों की मौत डायबिटीज की वजह से हुई थी। सभी तरह की डायबिटीज में 90% से अधिक टाइप 2 डायबिटीज के मामले शामिल होते हैं, यानी कि गलत लाइफस्टाइल की वजह से ही मरीजों का ब्लड शुगर लेवल अधिक हो जाता है। भारत में इस वक्त 8 करोड़ भारतीय प्री डायबिटिक स्टेज पर हैं। सीधा मतलब है कि डायबिटीज होना नहीं, किसी भी शख्स का ब्लड शुगर लेवल ज्यादा तो होता ही है, पर डायबिटीज की रेंज में नहीं आता। इसीलिए ऐसी स्थिति में रहने वाला शख्स शुगर लेवल को कंट्रोल कर डायबिटीज से बच सकता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे पर किस तरीके से आप आज के दौर में डायबिटीज को देखते हैं? एग्जैक्टली जो काम आप कर रहे हैं, यही वर्ल्ड डायबिटीज डे पे WHO का थीम है कि हम लोगों को ये बात बताएं, उनको एजुकेट करें कि डायबिटीज क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा देश बहुत सी चीज़ों में अग्रणी है, लेकिन डायबिटीज में भी ये बढ़ता जा रहा है और हम वर्ल्ड की डायबिटीज कैपिटल बनने की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा चाइना में डायबिटीज के केसेस हैं, उसके बाद इंडिया में हैं, और उसका मुख्य कारण 2 हैं। एक तो हमारा खाना, जिस तरह से हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हम लोगों की है, और दूसरा मुख्य कारण उसका है कि एक्सरसाइज की कमी। और आपने जिक्र किया अर्बनाइजेशन का, ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे लोग समृद्ध हो रहे हैं उनके साथ डायबिटीज भी बढ़ रही है। तो ये जो हमारी समृद्धि आ रही है, ये हमारी बीमारी को भी लेके आ रही है। तो इसमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया जाना चाहिए कि खान पान में हम किस तरह से अपने को सुधारें। पुराने लोग खाते भी थे और व्यायाम भी करते थे। हमारे घर में सब लोग साइकिलिंग करते थे, अब वो साइकिलिंग स्कूटर और कार से और हवाई जहाज से रिप्लेस हो गई है। उसके साथ साथ स्ट्रेस बढ़ गया है। और अभी आपने देखा होगा कि कोविड के ज़माने में लोगों को डायबिटीज़ बहुत बढ़ी है। हमारे यहाँ शोध हुआ है, भारत में जो शोध हुआ है उसके हिसाब से 7% लोगों को डायबिटीज़ और 5 से 6% लोगों को मोटापा बढ़ा है। मोटापा बढ़ने का भी मतलब ये होती है कि आगे चल के उनको डायबिटीज़ हो जाएगी। हमारे यहाँ खास किस्म का मोटापा देखा जाता है जिसको हम लेमन ऑन मैच स्टिक ओबेसिटी कहते हैं, कि पतली टांगे और उस पर भारी पेट और ऊपर दुबला। इस तरह की जो ओबेसिटी होती है ये डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा प्रोन करती है शरीर को। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि कुछ जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस हैं हमारे अंदर जो पुरानी टाइम से ही हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज बढ़ रही है। जी अच्छा, खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।